पहला प्रश्न है कि क्या हम अपनी नींद पर नियंत्रण पा सकते हैं और कम सोकर भी उतनी ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जितनी सामान्य 8 घंटे की नींद में हमें मिलती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नियंत्रण करने वाली बात अध्यात्म के खिलाफ होती है। जितना हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन पर, दूसरों पर, परिस्थितियों पर, मन स्थिति पर, हम उतने ही अहंकारग्रस्त होते चले जाते हैं। वही हमारे तनाव का कारण है। जैसा प्रकृति ने दिया है हम उसके खिलाफ हैं। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम उसमें परिवर्तन करके रहेंगे। जो बहिर्मुखी लोग हैं वो वैज्ञानिक दिशा अपना लेते हैं, प्रकृति पे मालकियत करने की, पदार्थ के नियम खोज के, प्रकृति के नियम खोज के। वो एक प्रकार की हिंसा है और इसलिए विज्ञान अंततः विकास की जगह विनाश की सेवा में संलग्न हो जाता है, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति विश्लेषण, तोड़फोड़, काट छांट, एक प्रकार की हिंसा, पदार्थ के संग, प्रकृति के संग। जो अंतर्मुखी किस्म के लोग हैं अपने आप को धार्मिक समझते हैं, वस्तुतः वे भी आध्यात्मिक नहीं हैं। वे अपने शरीर के संग, अपने मन के संग, अपनी भावनाओं के संग छेड़खानी करने की कोशिश करने लगते हैं। उसको बदलेंगे, जैसी मिली है वो हमें स्वीकार नहीं, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के लोग साधु सन्यासी हो जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, अपने आप को सताने लगते हैं। मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, यह वास्तविक अध्यात्म नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रकृति के संग हिंसात्मक व्यवहार करता है और तथाकथित धार्मिक लोग, तपस्वी लोग, वे अपने शरीर के संग, अपने मन के संग, अपने हृदय के संग हिंसक व्यवहार करते हैं। निश्चित रूप से इन साधु महात्माओं को आदर मिलता है क्योंकि ये दूसरों को नहीं सता रहे। यह भी क्या कुछ कम है, इसलिए इनको समाज आदर देता है कि चलो ये अब एक पैर पर खड़े हैं, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे। कम से कम हमारे संग महत्वाकांक्षा की दौड़ में नहीं दौड़ रहे, खड़े रहने दो इनको एक पैर पे। इनको हम आदर देंगे, सम्मान देंगे, फूल चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, इनकी न्यूज़ मीडिया में आएगी। कुछ विचित्र और रुग्ण मनोवृत्ति के हैं, मगर कम से कम दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। हैरानी की बात है, ऐसे साधु महात्माओं का भीड़ बहुत आदर करती है और इन्हीं भीड़ में आदर देने वालों से पूछो कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसा करे, तब वो कहेंगे उसको 2 थप्पड़ मारेंगे। अपने बेटे से अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करानी है। जितनी इनकी दुकान चल रही थी, ये चाहते हैं कि दुकान और आगे बढ़े, एक की जगह 2 दुकान हो जाएं, एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्रियां हो जाएं, और बड़ा मकान और बड़ी कार आ जाए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनका बेटा साधु बने, कि तपस्या करे। देखते हैं कैसा विचित्र खेल है। दूसरे का बेटा तपस्वी बन गया, हम उसको आदर दे रहे हैं। तो फिर कारण खूब अच्छे से समझ लो क्यों आदर दे रहे हैं। कम से कम उसने हमारे बेटे के साथ कंपटीशन तो छोड़ दिया, हमारे बेटे को सुगमता मिलेगी, इसलिए उसको हम सम्मान देते हैं। अगर ये वास्तविक सम्मान होता तो फिर आपको यही सोचना चाहिए था कि आपके परिवार के सब लोग भी तपस्वी कैसे हो जाएं, और आप क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, आप हो जाओ। परिवार वाले हों कि ना हो, त्यागो ऐसे परिवार को, त्यागी तपस्वी हो जाओ। अगर वास्तव में सम्मान है इस चीज़ का, तो हमारे मन में बड़ा विपरीत तर्क मौजूद हैं। दूसरे लोग अपने आप को सताएं, आत्महिंसक हो जाएं, हमारे लिए वो आदरणीय है।
लेकिन हम खुद ऐसा स्वयं के लिए नहीं करेंगे और ना अपने प्रियजनों को करने देंगे। साधु महात्मा की तो छोड़ो, अभी ईसाई मुल्कों में चूंकि आर्थिक उन्नति बहुत हो गई, अब एक नई मुसीबत खड़ी हुई है कि चर्च का पादरी कौन बने। पादरी का सब सम्मान करते हैं, मगर अपने बेटे को पादरी नहीं बनाना चाहते, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, सर्जन बनाना चाहते हैं, उसको पादरी नहीं बनाना चाहते। और यही चीज अगले 10-20 साल में हमारे देश में आएगी। मंदिरों के लिए पुजारी ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि पुजारी भी अपने बेटे को पुजारी नहीं बनाना चाहता। वो तो मजबूरी थी, गरीबी थी, कुछ और आता नहीं था। ये उसकी हार्दिक इच्छा नहीं है। ये पूजा पाठ सब गरीबी की वजह से चल रहे हैं। देखते हैं इस विचित्र अवस्था को। इसलिए ईसाई लोग बहुत उत्सुक हैं, गरीब देशों के लोग ईसाई बने। वहां के नवयुवकों को पादरी बनाया जा सकता है। उनके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो गई है कि चर्च में एक आदरणीय स्थान उन्हें मिल गया। कोई अमीर का बेटा पादरी बनने तैयार नहीं है, पंडित पुरोहित बनने तैयार नहीं है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं, वह इसका छोटा सा अंश है। आप कह रहे हैं कि नींद पे कैसे नियंत्रण कर लूं, कम से कम घंटे सोऊं और उतनी ही ऊर्जा कैसे प्राप्त कर लूं जो सामान्य नींद में मिलती थी। यह आध्यात्मिक सवाल नहीं है। हम अपनी ही प्रकृति से, अपने शरीर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सफल नहीं हो सकती। बहुत लोगों ने ऐसा किया है। 2-3 चीजें बहुत सामान्यतः लड़ने के लिए चुनौती प्रदान करती हैं। काम वासना से लड़के ब्रह्मचर्य में स्थापित होने की कामना, भूख से लड़के उपवास करने की कामना, नींद से लड़के रात्रि जागरण करने की कामना, जो शरीर की सहज वृत्तियां हैं, उनके खिलाफ होकर हमारे अहंकार को बड़ा मजा आता है कि हमने कुछ ऐसा अद्भुत कर लिया जो कोई कर नहीं सकता। बहुत धर्मों में रात्रि जागरण की प्रथा, सब लोग नहीं कर सकते, जो लोग कर लेते हैं उनके अहंकार को बड़ा संतोष मिलता है। हमने कुछ सुपर ह्यूमन टास्क पूरी कर ली, अति मानवीय। किंतु अगर आपने इसको बारंबार अधिक दिनों तक जारी रखा, तो आपको पता नहीं है कि मस्तिष्क के बहुत हिस्से खराब होने लगेंगे, भौतिक काया भी खराब होने लगेगी। नींद एक जरूरत है, गहरी जरूरतों में से एक, और इसलिए प्रकृति ने हमारे हाथों में उसको नहीं छोड़ा है। तो एक संसार के लोग हैं, वो संसार की कामनाओं में इतने भागदौड़ और महत्वाकांक्षा से भरे हैं कि उनकी नींद के घंटे कम हो गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया जोक पढ़ रहा था मैं कि प्राचीन युग में, आदिवासी काल में, मनुष्य जब रात्रि को सोता था तो उसके शरीर को विश्राम मिलता था, और आधुनिक शहर का आदमी जब रात को सोता है तो उसके मोबाइल को आराम मिलता है। वो तभी बंद होता है। अब आने वाले नए फीचर कुछ आ जाएंगे कि रात में भी कान में कुछ कुछ सुनाई देता रहे, सोए भी रहो और मोबाइल भी सुनते रहो। ऐसी कोई ऐप आने वाली है। आदमी अपनी नींद में कटौती करता चला जाता है। स्टूडेंट्स को देखें, पढ़ाई की महत्वाकांक्षा में और ज़्यादा नंबर लाना है, उस एम्बिशन में उनको लगा दिया। अब उनकी नींद घट जाएगी, मन बहुत तनावग्रस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका कोई अच्छा परिणाम आएगा। इतना तनावग्रस्त विद्यार्थी कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। उसके तनाव की वजह से
उसकी स्मृति ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। मन की सतह पर तनाव है तो भीतर छिपी हुई जानकारी भी ऊपर नहीं आ पाती। उस तनाव की वजह से वो बाधा बन जाता है तनाव। जो विद्यार्थी परीक्षा भवन में जितना रिलैक्स्ड होगा, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धिमत्ता उतनी ही सुगमता से फंक्शन कर पाएगी। अक्सर ऐसा होता है, जो बच्चा रात भर पढ़ के आया है, बिल्कुल नहीं सोया, उसका पेपर बिगड़ जाएगा। और जो पिछली रात सिनेमा देखने चला गया था, भूल भाल गया था पढ़ाई के बारे में, आके चैन की नींद सोया, हो सकता है इसको ज़्यादा अच्छे नंबर मिले। पढ़ाई की थी पहले, लेकिन परीक्षा के ठीक पहले वह रिलैक्स हो गया। इसकी मस्तिष्क की जो कैपेसिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएंगी। तो याद रखिए, जैसे शरीर के बारे में अति श्रम करना भी शरीर की खिलाफत है और अति विश्राम करना भी शरीर की खिलाफत है। भोगी और योगी दोनों ही अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। कुछ लोगों ने अपनी शरीर की वीणा के तार बिल्कुल ढीले छोड़ दिए हैं और कुछ लोगों ने वीणा के तार बहुत कस लिए हैं। इन दोनों ही वीणाओं से संगीत पैदा नहीं होता। एक सम्यकता, एक समता की स्थिति, संतुलन की स्थिति चाहिए। तो शरीर की सभी प्रक्रियाओं में यही बात लागू होती है और नींद उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है। श्रम, व्यायाम एक महत्वपूर्ण चीज़ है। भोजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कम से कम इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। जिन मित्र ने सवाल पूछा है उनसे मैं निवेदन करूंगा, ओशो की प्रवचनमाला अंतरयात्रा आप पढ़िए अथवा सुनिए। इसकी किताब निशुल्क उपलब्ध है oshofragrance.org की वेबसाइट पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऑडियो प्रवचन oshoworld.com की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जरूर सुनिए। शरीर की वीणा कैसे सम्यक हो। प्रकृति के खिलाफ हमें नहीं जाना है। अलग अलग उम्र में नींद की ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत, व्यायाम की ज़रूरत अलग अलग होती है और बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक, विवेकपूर्वक हमें देखना होगा हमारे लिए कितना आवश्यक है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। शायद नींद से आपको एकदम समझ में ना आए, भोजन से जल्दी समझ में आ जाएगा। लगभग 17-18 वर्ष तक मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। उसका वजन बढ़ता है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है। उस उम्र में वह शारीरिक परिश्रम भी बहुत करता है, खेलता है, कूदता है, भाग दौड़ करता है। कैलोरीज का आउटपुट भी ज़्यादा रहता है और इनपुट भी बहुत चाहिए। 9 साल के बच्चे को करीब करीब उतना ही भोजन चाहिए जितने 18 साल वाले को चाहिए, क्योंकि तीव्र गति से विकास हो रहा है शरीर का। 18 साल के बाद हड्डियों की लंबाई फिक्स्ड हो चुकी, अब इसके बाद लंबाई नहीं बढ़ेगी। अगर आप उतना ही भोजन करते रहेंगे तो आपकी चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक सामान्य समझ और शिक्षा सबको होनी चाहिए कहाँ से हमको भोजन में कटौती करनी है। 25 साल के बाद आपकी शारीरिक मेहनत भी बहुत कम होती जाएगी। 30-35 साल के बाद आधी से भी कम हो जाएगी मेहनत। और भोजन आप वही कर रहे हैं जो आपने 9-10 साल की उम्र में खाना सीखा था। आपको लगता है ये तो नॉर्मल डाइट है। ये नॉर्मल उस उम्र के लिए थी, अब नहीं है। अब तो इससे आधे से काम चल जाएगा और वही स्वास्थ्यप्रद होगा, शरीर की वीणा को सम्यक करेगा, संतुलन में लाएगा। 50 साल के बाद और भी कम डाइट हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है।
60 साल के बाद अब शरीर का धीरे धीरे डिटोरियोरेशन हो रहा है, नवनिर्माण होना बहुत कम हो गया। अब तो जो पुराना है वह भी खत्म होने की तरफ जा रहा है। शायद आपको पता ना हो, 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते औसत मनुष्य के मस्तिष्क का 20% हिस्सा मृत हो जाता है। इतनी सेल्स मर चुकी। प्रतिदिन 5000 न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स मरती हैं प्रतिदिन, और ये प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। 75 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मस्तिष्क का वजन 25% कम हो चुकता है। 25% सेल्स मर चुकी। और जल्दी ही एक समय आएगा जब मस्तिष्क इस योग्य नहीं रह जाएगा कि शरीर के सिस्टम्स को, क्रियाकलापों को आगे जारी रख सके। हम सोचते हैं मृत्यु एक घटना है कि फलाना आदमी फला तारीख को इतने बजे उसकी डेथ हो गई। हम गलत कहते हैं। मृत्यु एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो जन्म के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। मस्तिष्क, जो कि शरीर का सबसे प्रधान अंग है, वो बाकी के पूरे शरीर को संचालित कर रहा है। 5000 सेल्स प्रतिदिन मरने लगे। शरीर के अन्य सेल्स तो रीजनरेट हो जाते हैं। शरीर में घाव हो गया, स्किन फट गई, फिर जुड़ जाएगी, नई स्किन सेल्स बन जाएंगे। मसल डैमेज हो गया था, नई मसल सेल्स बन जाएंगी। लिवर या किडनी में खराबी आ गई थी, काफ़ी हद तक रिपेयर हो जाएगी। आपने ब्लड डोनेट कर दिया, हफ्ते भर के अंदर वापस उतना ब्लड बन जाएगा। बाकी सब अंग रीजनरेट होते रहते हैं, लेकिन जो सबसे प्रधान अंग है मस्तिष्क, उसमें रीजनरेशन लगभग नहीं होता। माँ के गर्भ से जितनी सेल्स ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में लेके आए थे, करीब करीब उतनी ही रहती हैं। 25 साल तक समझो मस्तिष्क का वजन बढ़ा, उसके बाद घटना शुरू हो गया। सिर्फ साइज बढ़ी सेल्स की गिनती नहीं बढ़ी, जबकि अन्य अंगों में नई सेल्स बनती रहती हैं। क्रमशः नवनिर्माण की प्रक्रिया कम से कम होती जाती है बढ़ती उम्र के संग। 60-65 साल के बाद बहुत कम हो जाती है। अब चीज़ें जो डैमेज हो जाएंगी उसका रीजनरेशन मुश्किल है। समझो घुटने की सेल्स खराब हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, अब रिकवरी बहुत मुश्किल है। इतने सालों में धीरे धीरे जो डैमेज हुआ था, अब ये वापस नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो भोजन से समझना बहुत आसान है कि हम किस प्रकार अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, भोगी भी और योगी भी। भोगी ज़्यादा भोजन कर करके कष्ट पहुंचाते हैं, योगी उपवास कर करके कष्ट पहुंचाते हैं। अब इसी उदाहरण से आप समझना सम्यकता क्या होगी। वास्तविक योग, वास्तविक साधक कैसे अपने जीवन को जिएगा, वो हमेशा सम्यकता और संतुलन विवेकपूर्वक खोजता रहेगा। और ये एक फिक्स्ड बात नहीं हो सकती। उम्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, बीमारी के अनुसार ये चीज़ें बदलेंगी। हमें आए दिन निरीक्षण करना होगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वह स्वास्थ्य के लिए हितकारी है यथासंभव। अब यही बात आप नींद पर और व्यायाम पर लागू कीजिए। सम्यकता, ना अति परिश्रम करना और ना अति आलसी हो जाना। यही बात नींद पर, न जरूरत से ज्यादा सोना, न जरूरत से कम सोना। एक सम्यकता, एक बैलेंस। समझो युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते 8-9 घंटे की नींद शेष बचती है।
फिर दिनों दिन इसकी जरूरत कम होती जाएगी। 60-65 साल की उम्र में 5-6 घंटे पर्याप्त हैं, और उम्र बढ़ेगी, नींद और कम हो जाएगी। कुछ लोग जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं, उनकी आदत है कि जैसा वो पहले सोते रहे इतने लंबे समय तक उतना ही नींद आनी चाहिए। वो व्यर्थ तनाव पैदा करते हैं कि अनिद्रा की बीमारी हो गई। कोई बीमारी नहीं हुई है, इस उम्र के लिए यही ठीक है। तो निद्रा, श्रम और भोजन, ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इनसे हमारी स्थूल काया, फिजिकल बॉडी संतुलित और संयमित होती है, और साधक के लिए यह बहुत बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कह दूं, नियंत्रण नहीं करना है, प्रकृति को समझना है और उसमें सहयोग करना है, नियंत्रण नहीं, समझपूर्वक सहयोग